जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हमारा जो लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ वो माम्स है, ठीक है। हमारा ट्रॉपिकल डिजीजेस का यूनिट 1 और यूनिट 1 का लास्ट वन जो टॉपिक है हमारा वो माम्स है। तो आपको पता है कि ट्रॉपिकल डिजीजेस में यूनिट 1 जो है हमारा चल रहा है और यूनिट 1 का आज लास्ट वन जो टॉपिक था वो मम्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम यूनिट 2 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मम्स देखते हैं। मम्स की डेफिनेशन: मम्स इज एन एक्यूट generalized infectious disease characterized by non-suppurative swelling and tenderness of one or both of the parotid glands, of less commonly salivary glands are involved. It is an acute communicable disease caused by a virus called myxovirus प्रोटाइडाइटिस, ठीक है। प्रोटाइडाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। अब मिक्सो वायरस जो है पैरोटिडाइटिस, तो इसको मिक्सो वायरस के नेम से भी आप कह सकते हो। को मम्स जो है वो जनरलाइज्ड इन्फेक्शियस डिजीज है और इसमें जो मोस्टली स्वेलिंग और टेंडरनेस होती है वो वन और टू बोथ पैरोटिड ग्लैंड्स में होती है और जो है लेस स्लाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व तो होते हैं बट पैरोटिड ग्लैंड जो है वो ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं और स्वेल होते हैं। इट इज एन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके जो है वायरस का नेम जो है मिक्सो वायरस है। अब डेफिनेशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इट इज एन मम्स जो है इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट्स वायरस इज मिक्सोवायरस एंड इट इज swelling of the parotid glands both or one parotid gland and less जो है वो salivary glands is involved। तो इसकी एपिडेमियोलॉजी की तरफ अब चलते हैं। एपिडेमियोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टाइम: विंटर एंड स्प्रिंग आर द सीजन ऑफ ग्रेटेस्ट प्रेवलेंस। स्प्रिंग और विंटर सीजन जो है इसकी चॉइस है। इस प्लेस कौन सी होगी? ओवर, चूंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है तो ओवर क्राउडेड एरिया में होगी। पुअर न्यूट्रिशन जो है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो वीकेंड हो जाता है, जिसकी वजह से होता। टाइम, प्लेस एंड पर्सन: एज चिल्ड्रन अंडर 15 आर मोस्टली एटलीस्ट 15 साल से तक के बच्चे या उससे नीचे तक के बच्चे जो है वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। Immunity: children under 6 months are immune because of maternal antibodies, long immunity after one attack। तो इसमें जो है चिल्ड्रन की इम्यूनिटी जो है 6 ईयर से वो कम होती है, 6 मंथ तक, सॉरी। 6 under 6 months आर इम्यून बिकॉज ऑफ मेटरनल एंटीबॉडीज, क्योंकि इनकी मैटरनल एंटीबॉडीज होती है, अपनी एंटीबॉडीज इन्होंने अभी नहीं बनाई होती। लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर वन अटैक: अगर वन अटैक हो जाता तो लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी डिवेल्प हो जाती है। एक दफा अगर जो है ये डिजीज हो जाए तो उसके बाद पूरी लाइफ जो है वो इम्यूनिटी डिवेल्प हो जाती है। तो 6 मंथ तक या उस के बच्चे जो है वो इम्यूनिटी उनकी बहुत कम होती है, उनको ज्यादा अटैक होने का खतरा होता है। डिटर्मिनेंट्स इसके क्या होंगे? प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स: द कॉजेटिव एजेंट मिक्सोवायरस, it is an RNA virus of the मिक्सोवायरस फैमिली। मिक्सोवायरस फैमिली में से ये एक जो है मिक्सोवायरस है, ठीक हो गया, आरएनए। और जो सेकेंडरी नंबर 1 डिटर्मिनेंट्स तो जो है इसका वायरस है मिक्सोवायरस। सेकेंडरी जो है वो ओवर क्राउडेड एरिया या ओवर क्राउडेड पीपल और पुअर न्यूट्रिशन, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन।
इसके सेकेंडरी जो है डिटर्मिनेंट्स है। फ्रीक्वेंसीज इसकी क्या होगी? द डिजीज इज इंडेमिक इन लार्ज सिटीज ऑफ पाकिस्तान, causes occur throughout the year, 85% infections occur in children, outbreak are serious and frequent, mortality rate जो है नेग्लिजिबल। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के सिटीज में इंडेमिक है। ठीक है, तो किसी किसी ना किसी एरिया में, पाकिस्तान के सिटीज के किसी ना किसी एरिया में होता रहता है ये। तो इसकी काज जो है थ्रू आउट द ईयर केसेस जो है वो चलते रहते हैं। 85 इन्फेक्शंस अकर इन चिल्ड्रन, इसमें से जो ज्यादातर रेशो है वो 85 चिल्ड्रन की है। इसका आउटब्रेक बहुत सीरियस होता है, क्योंकि जो है पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होने के के साथ साथ स्लाइवरी ग्लैंड जो है उनकी भी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन स्वालोइंग होती है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। रेस्पिरेशन जो है उसका भी जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, तो जिसकी वजह से इसको सीरियस आउटब्रेक कहा जाता है। इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है नेग्लिजेबल इसलिए कि इसको कोई रजिस्टर्ड करता ही नहीं है। मोस्टली ये घरों में होता है और ठीक हो जाता है, या नेबरिंग किसी डॉक्टर से जो है उसका इलाज करवा लिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी ना तो रजिस्ट्रेशन होती है और ना इसकी नंबर ऑफ पेशेंट काउंट होते हैं कि पर ईयर कितने हैं। इसके सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या होंगे? क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस जो है, इसमें जो है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है 5 years बिफोर वीक आफ्टर वन ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, जो है जैसे ही सिम्टम्स अपीयर होते हैं वहां से लेकर 5 days तक जो है इसकी कम्युनिकेबिलिटी पीरियड होगा इसका। फिर जो है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन बता रही हूँ ना, तो इसमें जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, जो इन्फेक्शियस पर्सन या इन्फेक्शियस जो है इंडिविजुअल है उसके साथ, विद इन्फेक्टेड पर्सन, और बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा इंटरेक्ट कैसा है? थ्रू freshly soiled articles with the saliva of infected person। तो जो saliva infected persons का है किसी आर्टिकल्स या यूटेंसिल्स के साथ लग जाता है, तो वो उस saliva या सिक्रीशन की वजह से इनडायरेक्ट जो है वो हो सकता है। जो है रिजर्वायर इसका क्या होगा? ह्यूमन बीइंग इसके रिजर्वायर है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है 12 to 26, यूजली 18 days होते हैं। तो उन्होंने 12 से 26 यूजली जो इसमें एवरेज बताया वो 18 days। जो इसका इन्फेक्टिव मटेरियल है वो स्लाइवा, जहां वो स्पिट करेगा या सेक्रीशन किसी चीज के साथ लगेगी, ग्लास या साफ करके फेंका होगा, या प्लेट जो भी बर्तन यूज करेगा। स्वैप टेकन फ्रॉम बॉडी सरफेसिस, और ब्लड, यूरन एंड ह्यूमन मिल्क, ये सारी चीजें जो है इन्फेक्टिव मटेरियल है। और इन्फेक्टिव जो है मटेरियल जो है यूरन और जो है ह्यूमन मिल्क और यूरन, ये सारी चीजें जो जहां भी होंगी दूसरों के साथ टच हो जाएंगी, तो इनके साथ ये वायरस होगा और दूसरों तक पहुंच जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स में एसिम्टोमेटिक इन 30 to 40%। 30 to 40% जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम होता ही नहीं है। फिर प्री ड्रोमल फेज या प्री ड्रोमल पीरियड जो है ऑफ मेलेज, एनोरेक्सिया, फीवर एंड सोर थ्रोट होगा। तो जो प्रीड्रोमल स्टार्टिंग की फेस है जिसमें साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते, उसमें मलेज एंड एनोरेक्सिया,
एंड फीवर एंड सोर थ्रोट होगा। तो उसमें ये अभी नहीं पता चलेगा कि डिजीज कौन सी है, ठीक है। अब जो है इसमें पेन एंड स्वेलिंग इन आइदर वन और बोथ ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद जो है पेन स्टार्ट हो जाएगी पैरोटिड ग्लैंड में। पहले तो जो है पेन नहीं थी, तो कुछ दिनों के बाद जो है पेन पैरोटिड ग्लैंड में स्टार्ट हो जाएगी, बट मे ऑल्सो इन्वॉल्व दी सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो जो इन्वॉल्व करेगी सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को भी साथ में पैरोटिड ग्लैंड्स जो है इन्वॉल्व करेंगे। इसका रेच ऑन द अफेक्टेड साइड जो है वो पेन, स्टिफनेस ऑन द ओपनिंग ऑफ द माउथ। इसमें ज्यादातर क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, और जो है रेयरली जो है उसमें नेबरिंग जो है जैसे सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर और स्लाइवरी ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टिफनेस एंड ओपनिंग ऑफ द माउथ जो है इसमें पेन होगी। जब भी माउथ खोलना है तो जो है swallowing में जो है swallowing करते वक्त डिफिकल्टी इन swallowing होगी, एंड स्टिफनेस होगी जब ओपनिंग ऑफ द माउथ होगा। स्वेलिंग जो है सबसाइड स्लोली ओवर 1 to 2 वीक्स। इसमें जो है सबसाइड होने में जो स्वेलिंग है वो 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं। स्लोली स्लोली जो है सबसाइड होती है इसकी स्वेलिंग। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसकी क्या होंगी? बैक्टीरियल पैराटाइटस ग्लैंड्स आर swollen, warm and tender with pus expressing from the duct। अच्छा, इसमें जो डायग्नोज है, डायग्नोज मोस्टली इसकी क्लिनिकल डायग्नोज जो है वो की जाती है। क्लिनिकल डायग्नोज में जो है बैक्टीरियल जो है पैराटाइटस या फिर ग्लैंड जो है पैरोटिड ग्लैंड आर swollen, warm and टेंडर हो जाते हैं with pus expressing from the duct। और डक्ट में पस जो है वो भी फील हो रही होती है। ठीक हो गया। अब calculus in the salivary duct may be detected by palpable। जो salivary duct है वो भी palpate करके उसकी भी समझ आएगी कि यहाँ भी swelling है, ये भी involve है साथ में। ड्रग रिएक्शन जो है आयोडीन मम्स इज द कॉमनेस्ट टाइप, और मर्कुरिलिज्म जो है मर्कुरिलिज्म में ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन इनलार्जमेंट। और ये चीजें जो है रिएक्शन करती हैं मर्कुरिलिज्म ड्रग्स या फिर जो है आयोडीन टाइप की ड्रग्स अगर दें तो ये जो है प्रोड्यूस ये भी जो है प्रोड्यूस करती हैं प्रोटिड ग्लैंड्स को की इनलार्जमेंट करा देती हैं। प्रोटिड ट्यूमर्स हो सकता है, और पैरोटिड अगर जो है पैरोटिड ग्लैंड की कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन ही रहे और उसको टाइम पे मैनेज ना किया जाए तो पैरोटिड ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो इन्वॉल्व हुआ था उसकी स्वेलिंग हुई थी तो उसकी जो है वो जो है ट्यूमर भी हो सकता है। एक्टिनोमाइकोसिस एंड मिकलाइंस सिंड्रोम भी हो सकते हैं, और जो है सिजर्जन सिंड्रोम, सर्वाइकल एडनाइटिस एंड प्रेजेंटिंग एज बुल नेक। और इसमें जो है जितने भी जो है स्वेलिंग होगी और इन्वॉल्व होंगे इनमें सर्वाइकल एडिनाइटिस एंड प्रेजेंटिंग एज बुल लाइक नेक जो है बुल नेक इस तरह इसकी होगी, क्योंकि नेक जो मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट स्लाइड पहली स्लाइड देखी है तो उसमें बुल लाइक नेक की है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है एपिडेमियोलॉजी और काइटिस जो है इसमें epididymocarditis in 20 to 30% of most pubertal males. Mum is complicated by orchitis।
अब ये जो है 20 to 30% वो मेल्स प्यूबर्टी जो प्यूबर्टल मेल को यंग मेल्स में होता है। मम इज कॉम्प्लिकेटेड बाय ऑर्काइटस। अब ये कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर ऑर्काइटस भी साथ हो जाए। और टेस्टिकुलर जो है टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट अकर इन सबसाइड आफ्टर सम डेज। अब ये जो है मेल्स में जब होता है तो इनको आर्काइटस और टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट भी साथ हो जाती है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अब कॉम्प्लिकेशन जो है इसको इनको सबसाइड होने के लिए आफ्टर सम डेज या ऑर्काइटिस इज फॉलोड बाय प्रोग्रेसिव atrophy of the testes in half to 1/3 of the cases। ये जो है बहुत रेयर केसेस में कह लें कि आर्काइटिस और टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट जो है वो होता है, और ये सबसाइड होने में कुछ डेज और कुछ टाइम लग जाता है। इफ बाइलेटरल एट्रोफी अकर subnormal sperm count are common resulting in infertility। तो अगर बायलेटरल दोनों साइडों पे ये जो है टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट और काइटस हो जाए तो इसमें जो है इन्फ्लामेशन ऑफ दी जो है टेस्टिस और जब दोनों साइड में हो जाती है तो इसमें जो है इनफर्टिलिटी के चांस भी हो जाते हैं। सब नॉर्मल स्पर्म काउंट, इसमें सब नॉर्मल स्पर्म जो है स्पर्म की काउंटिंग जो है वो नॉर्मल नहीं रहती और इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन है अगर मेल्स में जो है प्यूबर्टी में हो जाए तो। टू बी काउंटेड CNS इन्वॉल्व, अगर CNS इन्वॉल्व हो जाता है द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ CNS इन्वॉल्वमेंट में अक्कर 3 to 10 days after the onset of parotitis। ठीक है, inflammation of the parotid gland मीन के parotitis। ठीक है, अब CNS जो है इन्वॉल्व होती है आफ्टर जो है इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटिड ग्लैंड के 3 to 10 days बाद, और CFS प्रोटीन इज एलिवेटेड, इसमें जो है प्रोटीन जो है वो एलिवेट हो जाती है एंड ग्लूकोज में भी नॉर्मल और लो इन जो है CFS। ठीक हो गया। और जो ग्लूकोज लो हो सकती है, प्रोटीन हाई हो सकती है, एंड इंकेफेलाइटिस रिजल्ट इन बिहेवियर डिसऑर्डर। अब इंकेफेलाइटिस जो है इसमें बिहेवियर, चूंकि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन्स और मेनिंजेस हो सकती है जिसकी वजह से डिसऑर्डर इन दी बिहेवियर हो जाएगा। हेडिक होगी, सीजर्स हो गए, जो डेफनेस एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीजें जो है कॉम्प्लिकेशन है। और इंकेफेलाइटिस की वजह से आगे ये सारी चीजें, क्योंकि ब्रेन की इंफ्लामेशन हो गई ना जिसकी वजह से बिहेवियर डिसऑर्डर, हेडिक, सीजर, डेफनेस एंड विजुअल डिस्टर्बेंस जो है ये हो सकती है कॉम्प्लिकेशन में है रिस्क फैक्टर्स है इसके। फिर कंटिन्यू है पैंक्रियाटाइटिस। Pancreatic involvement is a potentially serious manifestation of the mumps. It should be suspected in patients with the abdominal pain and tenderness। और inflammation of the pancreas भी हो सकती है, ये potentially and serious manifestation of the mumps हो सकता है, बट ये रेयर केसेस में होता है। और इसमें उफ्राइटस, मेस्टाइटिस और माइलाइटिस और पोलियोआर्थराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड डेफनेस, ये सारी चीजें इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ रही है, किसकी माम्स की कॉम्प्लिकेशन में। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट में बेटा जस्ट अ मिनट, मैं पानी का एक सिप ले लूं।
इसकी मम्स में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती, एनाल्जेसिक फॉर पेन देते हैं, और ब्लैंड डाइट, सॉफ्ट डाइट, बिकॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेड ग्लैंड जो है डिफिकल्टी इन swallowing होगी, तो जिसकी वजह से जो है ब्लेंड करके डाइट देनी होगी। मीन ब्लेंड डाइट मीन के ब्लेंडर में उसको ग्राइंड करके, या सॉफ्ट डाइट जूसेस, मिल्क, या अगर कोई पका के चीज देनी है, खिचड़ी दलिया, तो वो बहुत सॉफ्ट सा, ताकि उस डिफिकल्टी इन swallowing ना हो। फिर ऐसे पेशेंट को रेस्ट मस्ट डलवाना होगी। ये इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसको ट्रीट किया भी जाता है सम केसेस में। पेन किलर मस्ट देनी चाहिए, पेन जो है एनाल्जेसिक कोई भी पेन किलर दे दे। इन केस ऑफ एपिडिडमो ऑर्काइटिस, अगर एपिडिडमो ऑर्काइटिस हो जाता है तो इसमें जो है सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ द टेस्टिकल्स हो सकती है। इसमें अगर जो है इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस है ना ये, तो इसमें अगर जो नॉर्मल 15 डेज 20 डेज तक नॉर्मल जो है आ जाते हैं, तो दैट्स गुड। अदरवाइज जो है वो सर्जिकल जो है डिकम्प्रेशन करके उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड विद लोकल एनेस्थेसिया, और लोकल एनेस्थेसिया देना पड़ेगा उसको, ताकि पेन ना हो जब सर्जरी करना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मस्ट देना होती है। अच्छा, ये जो सिंपल केसेस है उसमें लिखा हुआ है कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बट इसमें भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है इसमें साथ में इन्फेक्शन होना, जब इन्फ्लेमेशन किसी चीज की हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन से आगे इन्फेक्शन नष्ट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है, कुछ केसेस इसमें जो है माइल्ड, मीडियम एंड सीवियर केसेस है ना। अगर माइल्ड और मीडियम है तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं बनती। अगर सीवियर केसेस है और वो कॉम्प्लिकेशन एपिडिडमो और काइटिस की तरफ नहीं भी गया, तो भी उसको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देने की जरूरत होती है। इसमें प्रिवेंशन क्या करनी है, लाइव जो है अटेनुएटेड वैक्सीन जो है वो मस्ट देनी है, सिंगल, और MMR सिंगल डोज, और 0.5 ml जो है IM देना है एट 15 मंथ, और एनी टाइम लेटर ऑन, या किसी भी टाइम जो है ये 0.5 ml जो है लाइव अटेनुएटेड जो है उसकी डोज दे देनी है। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जो है नॉट इफेक्टिव, जो a couple present for investigation of infertility. Male is 30 years of age and he smoked around 10 cigarette। ये हिस्ट्री दी हुई है पेशेंट की, इसकी जरूरत नहीं है। इसको अगर आपने पढ़ना है तो आप इसको जो है अपनी ये नवीद आलम की बुक से मैंने बनाया, नवीद आलम की बुक में से इसको पढ़ लेना। और जो नवीद आलम की बुक में दिया हुआ है वो एज इट इज जैसे बने बनाए नोट्स होते हैं, इसी तरह से है। तो बेटा आज का हमारा जो था मंथ, वो लास्ट वन लेक्चर था यूनिट नंबर 1 का। तो हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीक हम जो है नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट यूनिट के साथ वो आएंगे। तो अभी मैं आप लोगों की प्रेजेंटेशन ले लूँ। 38 मिनट हो गए, तो 15 मिनट मुझे प्रेजेंटेशन सॉरी आपकी प्रेजेंट जो है लगाने में भी लग जाएंगे। तो मैं अब प्रेजेंट लगाती हूँ आप लोगों की।
अच्छा।